प्यारे बच्चों, आज हम इकाई 5 वैद्युत चुंबकीय तरंगों का अध्ययन करने जा रहे हैं। वैद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे पहले जो टॉपिक आता है वो आती है विस्थापन धारा। अब तक हमने वैद्युत धारा पढ़ी थी, आवेश प्रवाह की दर को वैद्युत धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा क्या है, इसको हम समझेंगे। हम एम्पियर का परिपथीय नियम जानते हैं। एम्पियर का परिपथीय नियम क्या कहता है? किसी चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन किसी बद्ध पृष्ठ के लिए, उस बद्ध पृष्ठ में बहने वाली धारा का म्यू नॉट गुना होता है, म्यू नॉट आई होता है। पर यह नियम तभी वैलिड है, इस नियम तभी सत्यता पे रहता है जब धारा हमारी आई क्या रहती है? नियत रहती है। जब धारा आई का मान क्या रहता है? नियत रहता है। यदि और धारा आई का मान कब नियत रहता है? जब वैद्युत क्षेत्र नहीं बदलता। और वैद्युत क्षेत्र नियत है तो यह नियम का परिपालन होगा, और वैद्युत क्षेत्र नियत नहीं है तो यह नियम गलत हो जाएगा, यह नियम नहीं लगेगा। तो विस्थापन धारा जो हमारी आ रही है उसकी अवधारणा समझने के लिए हम एक लूप लेते हैं। लूप का एक सिरा क्या है आपका? वृत्तीय लूप है, और दूसरा क्या है? बर्तन है। ये S1 और ये वाला भाग S2, और ये कौन सा भाग है? लूप C। इस लूप को हम एक वैद्युत परिपथ से जोड़ते हैं। इस वैद्युत परिपथ में एक संधारित्र जुड़ा हुआ है, एक बैटरी जुड़ी हुई है, और एक कुंजी जुड़ी हुई है। ठीक, इसमें धारा I बह रही है। इसको दो भागों में बांट लिया, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये। पहला भाग क्या है? वृत्तीय समतल वृत्तीय पृष्ठ है, और दूसरा एक बर्तन है S2 पृष्ठ, जिसका S2 है। तो अगर विस्थापन एम्पियर का परिपथीय नियम लगाएंगे तो B डॉट dl किसके बराबर रह जाएगा? म्यू नॉट आई। ये किस पृष्ठ के लिए? S1 पृष्ठ के लिए। और दूसरा पृष्ठ जो S2 है उसमें बीच में कुछ नहीं जुड़ा हुआ, वायु है, तार बीच में कुछ नहीं है, तो S2 पृष्ठ के लिए इसका नियम क्या हो जाएगा? 0। पर इस परिपथ में एक सतत धारा I बह रही है, एक नियत धारा। तो इसका मतलब इस परिपथ के लिए या तो यह समीकरण गलत है या यह समीकरण गलत है। अब हम इसको समझते हैं किससे? संधारित्र के आवेशन और निरावेशन से। देखो, हमारे पास एक संधारित्र है। इस संधारित्र में यहां पे I धारा हम भा रहे हैं। ये बैटरी से जुड़े होने के कारण ये क्या हो गया? घनावेशित हो गया। ये फिगर A है, ये फिगर B है। तो यहां ये क्या हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और धारा परिपथ में बह रही है। ये फिगर B फिगर A का पार्ट है, ये वाला दो वाला भाग। जब धारा हम बहानी शुरू करेंगे तो संधारित्र की ये प्लेट घनावेशित होगी और ये ऋणावेशित होगी। इसके कारण वैद्युत विभव उत्पन्न होगा, जिसके कारण वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। क्योंकि संधारित्र धीरे 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 आवेशित हो रहा है, विभव का मान भी धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसी कारण से वैद्युत क्षेत्र में भी बदलाव धीरे धीरे हो रहे हैं, और इस वैद्युत क्षेत्र में बदलाव होने के कारण एक धारा उत्पन्न होती है। इस धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। कौन सी धारा कहते हैं? विस्थापन धारा। तो यह तब तक बहती है प्लेटों के बीच जब तक वैद्युत क्षेत्र बदलता है। और वैद्युत क्षेत्र कब बदलता है? जब तक विभवांतर बदलता है। जब यह संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाता है तो जो विभव इस प्लेट का है वही बैटरी का विभव होता है, विभवांतर नहीं रहता, तो वैद्युत क्षेत्र बदलना बंद हो जाता है। संधारित्र अपने में से किसी धारा को पास नहीं होने देता। तो इसका मतलब इस तार में जो धारा बह रही थी वो नियत धारा आई थी,
और जो प्लेटों के बीच में जो धारा बह रही है वो वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण बह रही है। इस धारा को क्या कहते हैं? विस्थापन धारा। कौन सी धारा कहते हैं? विस्थापन धारा, आईडी, विस्थापन धारा। इसका मान क्या होता है? आईडी का मान कितना होता है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। मतलब विद्युत फ्लक्स में जो परिवर्तन हो रहा है उसके कारण क्या बह रही है? विस्थापन धारा। देखो सूत्र में आ रहा है, आईडी इज इक्वल एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी। फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स में परिवर्तन कब होगा? जब वैद्युत क्षेत्र बदलेगा। वैद्युत क्षेत्र बदलेगा तो हमारी क्या उत्पन्न हो रही है? विस्थापन धारा हो रही है। तो एम्पियर, जो मैक्सवेल था उसने एम्पियर के परिपथीय नियम को मॉडिफाइड किया और उसने कहा जो एम्पियर का परिपथीय नियम है, अब किसी परिपथ में वो कैसे होता है? मी नॉट आई प्लस आई डी, जहां आई डी का मान कितना है? एप्सिलॉन नॉट डी फाई बाई डी टी है। तो परिपथ, इस परिपथ में दोनों तरह की धारा बह रही है। कौन सी धारा बह रही है? तारों में जो धारा बह रही है वो वैद्युत धारा होगी, और जो संधारित्र की प्लेटों के बीच में धारा बह रही है वो विस्थापन धारा होती है। अब हमें सिद्ध करना है ये विस्थापन धारा किसके बराबर होती है? तार में बहने वाली धारा के। देखो ये हमारा एक संधारित्र है, वहां पर एक संधारित्र है। देखो बेटा, ये हमारा एक समांतर प्लेट संधारित्र है। इसमें प्लेटों के बीच की दूरी d है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल a है। यहां पे धनात्मक आवेश है तो यहां पे कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाएगा? ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाएगा। प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E इज इक्वल टू कितना होता है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा क्या होता है? पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो सिग्मा का मान कितना हो जाएगा? Q बटे एप्सिलॉन नॉट ए, Q एप्सिलॉन नॉट ए। जो वैद्युत फ्लक्स होती है वो क्या होती है? वैद्युत फ्लक्स। फाई का मान किसके बराबर होता है? ई ए के बराबर होता है, फाई ई। तो फाई ई कितना हो गया? क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट ए इंटू ए इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन। तो क्यू कितना हो जाएगा? गुणा कर देना, एप्सिलॉन नॉट ए आ गया, समीकरण 1। अब धारा कितनी बहेगी? विस्थापन धारा है ना, विस्थापन धारा। आईडी कितनी हो जाएगी? डी क्यू बाई डी टी। आईडी एप्सिलॉन नॉट ए, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट फाई। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, डी बाई डी टी फाई। तो ये तो हमारी विस्थापन धारा होती ही होती है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पे? आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी, क्यू का मान कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट फाई। तो यही तो हमारी विस्थापन धारा है। तो इसका मतलब विस्थापन धारा क्या होती है? परिपथ में बहने वाली धारा के बराबर होती है। आई भी डी क्यू बाई डी टी होती है, और आई डी भी डी क्यू बाई डी टी से न मान आने लग रहा, और इसमें मान रख दो ई ए का, तो आ जाएगा आपका। तो विस्थापन धारा किससे उत्पन्न होती है? जब संधारित्र की प्लेटों के बीच में वैद्युत क्षेत्र बदलता है। वैद्युत क्षेत्र बदलने के कारण प्लेटों के बीच में एक धारा बहती है। इस धारा को कहते हैं विस्थापन धारा। यह धारा तब तक बहती है जब तक परिपथ में वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होता है। जब वैद्युत क्षेत्र में परिवर्तन बंद हो जाता है तो यह धारा नहीं बहती। तो मतलब
हमारे परिपथ में एक नियत धारा बहती है। क्या कहती है? एक नियत धारा आई बहती है। एक हमारे परिपथ में कैसे धारा बहती है? एक नियत धारा बहती है, आई डैश आई प्लस आई डी। और जबकि ये दोनों धाराएं असतत होती है, मतलब डिसकंटिन्यूअस होती है, जबकि वो कंटिन्यूअस होती है। अब हम आते हैं अगले टॉपिक पे, उसे कहते हैं वैद्युत चुंबकीय तरंगे। वैद्युत चुंबकीय तरंग होती क्या है? देखो बेटे, स्थिर आवेश वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। स्थिर आवेश क्या उत्पन्न करता है? वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। और गतिमान आवेश वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। गतिमान आवेश। और त्वरित आवेश वैद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। त्वरित आवेश तो मतलब वैद्युत चुंबकीय तरंग कैसे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश की गति के कारण। वैद्युत चुंबकीय तरंग एक ऐसी तरंग जिसमें वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं। वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा यह तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। क्या तरंग कहलाती है? वैद्युत चुंबकीय तरंग। इसका सोर्स क्या है? त्वरित आवेश। एक ऐसी तरंग जिसमें वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र क्या होते हैं? एक दूसरे के लंबवत होते हैं और ये तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। देखो तरंग बनाते हैं कैसी? यह तरंग के संचरण की दिशा है। तरंग के संचरण की दिशा, ठीक। इस दिशा में वैद्युत क्षेत्र है, इस दिशा में चुंबकीय क्षेत्र है। एक ऐसी तरंग जिसमें वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत है। तो वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत है। ये वैद्युत सदिश, ये चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत है तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत है। अब वैद्युत सदिश की जो तरंग चल रही है, वैद्युत सदिश की तरंग ऐसे चल रही है, ठीक है। ये वैद्युत सदिश, ये चुंबकीय सदिश। जैसे जैसे वैद्युत सदिश का मान बदलेगा वैसे वैसे चुंबकीय सदिश का मान भी बदलेगा। जब चुंबकीय सदिश अधिकतम होगा तो वैद्युत सदिश भी क्या होगा? अधिकतम होगा। ये वैद्युत सदिश है और ये कौन सा है? चुंबकीय सदिश। ये किसका मान क्या है? ई नॉट अधिकतम मान, और ये वाला किसका मान होगा? चुंबकीय सदिश का मान बी नॉट। अब इसके गुण क्या होते हैं? इस तरंग को संचरण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह तरंग किसमें चलती है? निर्वात में भी चलती है, पहला। दूसरा, इसका सोर्स क्या है? त्वरित आवेश। वैद्युत चुंबकीय तरंगें किससे उत्पन्न होती है? त्वरित आवेश से उत्पन्न होती है। तीसरा, इसमें वैद्युत सदिश तथा चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत होते हैं तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी क्या होते हैं? लंबवत होते हैं। इसमें वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश एक दूसरे के लंबवत है तथा तरंग के संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं। यह निर्वात में प्रकाश की चाल से चलती है। निर्वात में किससे चलती है? प्रकाश की चाल से चलती है। यह तरंग विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र से विक्षेपित नहीं होती है। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र से पास होगी तो विक्षेपित नहीं होगी। इसकी निर्वात में चाल क्या होगी? सी 1/μ0 ε0। और माध्यम में चाल क्या होगी? 1/√μ ε। ये क्या है? निर्वात में विद्युतशीलता, ये क्या? निर्वात में चुंबकशीलता। एक और फार्मूला होता है, अगर आप उसको वो निकालोगे, C = E0/B0।
ये ई नॉट क्या है, ये देखो वैद्युत तरंग की वैद्युत सदिश का अधिकतम मान मतलब आयाम, ये चुंबकीय क्षेत्र का आयाम, चुंबकीय तरंग का आयाम। तो C इज इक्वल टू ई नॉट बटे बी नॉट, ये किसके लिए है, निर्वात के लिए। जो ऊर्जा होती है वैद्युत चुंबकीय तरंग की, वो किस वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में बराबर बराबर बढ़ती है। जो वैद्युत ऊर्जा होती है वो चुंबकीय तरंग की, वो वैद्युत सदिश और चुंबकीय सदिश के बीच में बराबर बराबर बढ़ती है। जितने भी प्रकाशिक कारण होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, वैद्युत क्षेत्र के कारण। इसलिए इसे प्रकाश सदिश भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाश सदिश भी कहते हैं। फिर सुनो, जो भी ऊर्जा है, कुल ऊर्जा वैद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र के बीच में समान रूप से वितरित होती है, और जितने भी प्रकाशिक प्रभाव होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के कारण होते हैं, इसलिए इसे प्रकाश सदिश भी कहते हैं। तो ये किसके गुण थे, वैद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण थे जो हमने आपको बताया। अब इसका उत्पादन किसने किया था, हर्ट्ज। आपने एक वैज्ञानिक का नाम सुना होगा जिसके नाम पर आवृत्ति की यूनिट है, मात्रक है, हर्ट्ज। आवृत्ति का मात्रक होता है ना, हर्ट्ज, साइकिल पर सेकेंड या हर्ट्ज। वो हर्ट्ज एक वैज्ञानिक था जिसने 1877 में इसका उत्पादन किया था, 1887 में। इसका प्रयोग बहुत साधारण था। इसने विद्युत चुंबकीय तरंगों को थ्योरेटिकल वे में नहीं बताया था, प्रैक्टिकल करके बताया था, उत्पादन करके दिखाया था। तो उसका परिपथ क्या था, इसने 2 कॉपर या जस्ते की प्लेट ली, कॉपर या जस्ते की प्लेट को लिया। इन प्लेटों को कैसे जोड़ा, प्लेट जरा सीधी नहीं बनी भैया, प्लेट को सीधा ही बना देते हैं, जरा ड्राइंग में रहेंगे तो अच्छा नहीं होगा। इनने 2 प्लेट ली, प्लेट P1 और ये प्लेट P2। इनको तारों से जोड़ा और यहां पे ब्रास के गोले, ब्रास एक धातु होती है, उसको गोलों को जोड़ दिया। इनके बीच की दूरी 2 से 3 सेंटीमीटर रखी और प्लेटों के बीच की दूरी कितनी रखी, 60 सेंटीमीटर। इसको, इन तारों को इसने प्रेरण कुंडली से जोड़ा। किससे जोड़ा, प्रेरण कुंडली से जोड़ा। ये गोला S1, ये गोला S2, ये तार R1 और ये तार R2। इसके जस्ट सामने उसने एक वल्ले लिया, उस पर ब्रास के 2 गोले लगाए, ये तार है, उतनी दूरी पर लगाए और बिल्कुल सीध में रखा है। ये क्या चीज है आपकी, प्रेरण कुंडली। तो इसका उत्पादन किसने किया था सबसे पहले, हर्ट्ज ने। कितने सन में, 1877 में। का उत्पादन। अब ध्यान देना इस चीज में, इस प्रेरण कुंडली से हम सेवरल किलोवाट मतलब बहुत 1000 वोल्ट का, 10,000 वोल्ट, 20,000 वोल्ट का विभवांतर उत्पन्न कर सकते हैं। अब ये दोनों प्लेटें संधारित्र की तरह कार्य करती हैं। किसकी तरह कार्य करती है, संधारित्र की कुंडली। ये प्रेरण कुंडली है हमारी। ये 2 ब्रास के 2 गोले हैं, इनके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर के बीच में रखी गई है। अब जब आप कई 1000 वोल्ट का विभवांतर गोलों के बीच में रखेंगे, देंगे, तो उसके बीच की वायु क्या हो जाएगी, आयनीकृत हो जाएगी, आयनाइज्ड हो जाएगी, मतलब धनात्मक और ऋण आयनों में टूट जाएगी। आपकी धारा कैसी आ रही है, प्रत्यावर्ती धारा। प्रत्यावर्ती धारा में गोला S1 धनात्मक विभव पे है, S2 किस पे, ऋणात्मक विभव पे। गोला S1 किस पे, धनात्मक विभव पे, S1 और ये S2। तो
ये धनात्मक विभव पे है तो ऋण आयन ऊपर की ओर जाएंगे, ये ऋणात्मक विभव पे है तो घन आयन नीचे की ओर आएंगे। जैसे साइकिल चेंज होगा फिर क्या हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा, ये ऋणात्मक हो जाएगा, फिर आवेश क्या हो जाएंगे, उल्टे जाएंगे। जो धनात्मक आवेश ऊपर जा रहा था चक्र बदलने पे नीचे आ जाएगा, जो ऋण आवेश नीचे जा रहा था वो ऊपर जाएगा। मतलब ये घन और ऋण आवेश क्या हो जाएंगे, त्वरित हो जाएंगे। और त्वरित आवेश क्या उत्पन्न करेगा, वैद्युत चुंबकीय तरंगें उत्पन्न करेगा। हर्ट्ज ने अपने प्रयोग से कुछ मीटर तक की तरंगें उत्पन्न करी थी जो कुछ मीटर तक चली थी। फिर मार्कोनी, एक वैज्ञानिक आया था, मार्कोनी ने बेतार मतलब वायरलेस कम्युनिकेशन का इजाद किया था। उसने कई किलोमीटर तक विद्युत चुंबकीय तरंगों को ट्रांसपोर्ट किया था, मतलब चलाया, भेज दिया था। तो जो इसका जनक है वैद्युत चुंबकीय तरंगों का हर्ट्ज है, लेकिन जो वायरलेस कम्युनिकेशन दिया था वो मार्कोनी ने दिया था, जिसे बेतार कहते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन। तो आज जो मोबाइल फोन है वो वायरलेस कम्युनिकेशन पे बेस्ड है। तो वैद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी यूज कर रहे हो, उसमें कौन सी तरंग यूज कर रहे हो, माइक्रोवेव, ठीक है। तो इस तरह से वैद्युत चुंबकीय तरंगों का उत्पादन हुआ था। बच्चों, मैंने अभी तक आपको पहली 4 इकाई बहुत साधारण भाषा में समझाने की कोशिश करी। ये विद्युत चुंबकीय तरंग ज़्यादा बड़ी इकाई भी नहीं है, 2 लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी, अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगी। बेटे, अगर मेरा पढ़ाना आपको समझ में आ रहा है तो मैं वीडियो को लाइक तो बनता है, और आप उन बच्चों को जरूर शेयर कीजिए जो बच्चे नीडी हैं। प्लीज़, अगर आपको समझ में आ रहा है मेरा पढ़ाना तो हो सकता है उन्हें भी मेरा पढ़ाना समझ में आ जाए। और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं इसी तरह अपनी तरफ से साधारण भाषा में और साधारण तरीके से भौतिकी को समझाने का प्रयास करता रहूंगा। धन्यवाद।